आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखना है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही फेमस और यूपीएससी में लाजमन इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। कोई भी टेस्ट हो, ये नहीं हो सकता कि इसमें से एमसीक्यूज ना आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से तैयार करना है आप लोगों ने। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं तो उसकी एक रीजन बताता हूँ। हाँ। कायनात की कोई भी तो चीज है। जो हो जाए तो कल ताकू को रखा करो। नहीदुल्लाह, अपना माइक ऑफ करें। आपका माइक मुझे डेली ऑफ करना पड़ता है। नहीदुल्लाह। तो बात कर रहे थे हम कि कायनात की कोई भी चीज जो है वो स्टेबल होना चाहती है। तो स्टेबल कैसे होती है? तो कायनात का एक रूल है कि जो चीज लो एनर्जी पे होती है, लो एनर्जी पे जो चीज होती है वो स्टेबल होती है। तो इसकी एग्जांपल हम यूं लेंगे कि अगर आप किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर हों, तो पहाड़ की चोटी के ऊपर आपको नीचे गिरने का खदशा होगा, आपको डर होगा कहीं हम नीचे ना गिर जाएं। इसकी क्या वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहाड़ की चोटी पर आप एक बुलंदी पे आ चुके हैं और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पॉइंट के ऊपर वो मैक्सिमम होगी। यानी आपकी जो एनर्जी है वो हाई हो चुकी है। अब आप ग्राउंड से ऊपर चले गए हैं। लेकिन अगर जैसे ही आप ग्राउंड पे आ जाएं तो आपकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और आपको डर नहीं होगा ऊपर से नीचे गिरने का। तो यही रीजन है कि आप स्टेबल हो चुके हैं कि कायनात की कोई भी चीज है वो लो एनर्जी में आना चाहती है। एक और मिसाल अगर दूं आपको, लाइक ये एक बॉल पड़ी है किसी सरफेस के ऊपर, तो ये नीचे गिर जाएगी। क्यों नीचे गिरेगी? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। और जैसे ही ये नीचे आएगी तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ड्यू टू पोजीशन होती है। तो कायनात की कोई भी चीज हो वो हमेशा लीस्ट एनर्जी में रहती है। तो यही रीजन होती है कि एटम जो होते हैं वो चाहते हैं कि वो बांड बनाएं और अपनी एनर्जी को लो कर लें। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इसकी एनर्जी थी 5 किलो जूल, एक हाइड्रोजन की। और एक और हाइड्रोजन है, इसकी भी एनर्जी सेम होगी 5 किलो जूल। अब ये दोनों क्या करते हैं? मिलकर H2 मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब इनकी जो एनर्जी है वो है लाइक 2 किलो जूल। तो अब देखें, इन्होंने 3 किलो जूल एनर्जी को रिलीज कर दिया है और ये स्टेबल हो चुके हैं, लोअर एनर्जी में आ गए हैं। तो ये रीजन होती है कि एटम्स जो होते हैं वो बांड बनाते हैं। अब एटम तभी बांड बनाएंगे, आप देखें अगर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस की वजह से, फिर इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा एटम होता है उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल्स होते हैं, आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है, वाइल पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की भी रिपल्शन होती है। जबकि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है, इसी तरह पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है। और बांड तभी बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो डोमिनेट कर जाएं, तब आपका जो बांड होगा वो बन जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ, या इससे पहले बांड बनने का तरीका जो अभी मैंने वैसे आपको बता भी दिया है, लेकिन दोबारा से समझ लेते हैं कि बांड बनता कैसे एक्चुअल में। देखिए, दो एटम्स के दरमियान ना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। एटम्स के दरमियान डिस्टेंस होता है बिटवीन टू एटम्स, उसको बांड लेंथ भी आप बोल देते हो। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका डिस्टेंस होता है, वाई एक्सिस पे आप पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हो। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है ऊपर। लाइक आपका एक
एटम है, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है, दूसरा भी हाइड्रोजन इसी रेंज में आता है, दूर पड़ा है, डिस्टेंस इनका दूर है, एक दूसरे से दूर है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम है, हम मान लेते हैं। अब ये जैसे जैसे करीब आएगा ये भी करीब आएगा, करीब आएगा, करीब आएगा। अब देख रहे हैं डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यहाँ से ये करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब डिस्टेंस कम होता जा रहा है इनके दरमियान, ये आ रहे हैं, नीचे आ गए थे। अब यहाँ पे आकर ये क्या होता है कि इनका बाण बन जाता है और फर्दर ये करीब नहीं आ पाते। अब यहाँ पे देखें तो माइनस में एनर्जी चली गई है, माइनस में एनर्जी जाने से मुराद ये है कि एनर्जी रिलीज हुई है सिस्टम में और सिस्टम जो है वो स्टेबल हो चुका है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बाण लेंथ कहते हैं। दिस इज योर बाण लेंथ। इक्विलिब्रियम जो डिस्टेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो, बाण लेंथ बोलते हो। ठीक है। अब ये तो बाण बनने का आपको बता दिया है कि कैसे बाण बनता है, डिस्टेंस कम होता है और जब वो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी होती है तो वो आपका बाण बन जाता है। अब यहाँ पे देखें तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके दरमियान एक बाण है। अब अगर आप मजीद इनको करीब लेकर आओगे तो क्या होगा कि इनके न्यूक्लियाई जो होंगे वो आपस में रिपल्शन शो करवा देंगे। जैसे ही रिपल्शन शो होगी तो ये एटम वापस से हाई एनर्जी में चला जाएगा और ये वापस से हाई एनर्जी में चला जाएगा। तो रिपल्शन होने से जो एटम्स होते हैं वो अगेन वापस चले जाते हैं हाई एनर्जी की वजह से, याद रखें। तो बॉन्ड टूट जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जो हमने इस चैप्टर में देखना है, मेन हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं जी। एक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्ड कहलाता है और दूसरा जो होता है वो वीक बॉन्ड कहलाता है, या वीक फोर्सेस आप इनको बोल दें। बॉन्ड बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही कहते हैं आप। तो स्ट्रॉन्ग में आयनिक आ जाता है, कोविलेंट आ जाता है, मेटेलिक आ जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट आ जाता है। तो ये चार तरह की जो बॉन्डिंग है ये आपके पास होती है जी स्ट्रॉन्ग में। और अगर आप बात करें वीक की तो इसमें आपके पास वैंडरवाल फोर्सेस आ जाती हैं। वैंडरवाल फोर्सेस में ये डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, लंदन फोर्सेस इस तरह की आ जाती है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है बेसिकली ये दो तरह की हो सकती है, एक इंटर और एक इंट्रा, ये आगे हम पढ़ेंगे। इंट्रा अभी जो हमने डिस्कस करना है वो इनको डिस्कस करना है, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे अलग अलग से। तो मेनली बात करते हैं सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड जो होता है ये आपके पास बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनता है और फिर इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्योंकि ये इलेक्ट्रोवैलेंसी पे बेस्ड कर रहा होता है। ये बनता कैसे है? जब मेटल, यूजुअली जो केसेस होते हैं ज्यादातर, और नॉन मेटल आपस में मिलते हैं तो ये बॉन्ड बनता है। अब मेटल की आपको प्रॉपर्टीज बता दूं तो मेटल जो होते हैं लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और प्लस हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक्स इसके उल्ट कर दें आप, तो आपको अगर ये गिवन हो कि एक
चीज है जो कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखती है और दूसरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखती है, तो इनके दरमियान बाड कौन सा होगा? तो इनके दरमियान जो बाड होगा वो आयनिक बाड होगा। इस तरह से भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। आयनिक बाड बनता क्यों है? देखें, एक जनरल सी एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग ऑलरेडी इससे वाकिफ हैं कि इसके पास होते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये पॉजिटिव बन जाता है। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन चला गया है तो पीछे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। कायनात में जो चीजें हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या बाकी जो चीजें हैं, ये चाहती हैं कि आजाद हो जाएं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकें, किसी के ऊपर डिपेंड ना कर सकें। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करना चाहती हैं और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए ये क्या करती हैं? फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं या गेन करती हैं? एक मिनट वेट करें, अजान हो जाए फिर देखते हैं। जी, हम बात कर रहे थे कि जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है और ये बिहेव करता है लाइक नोबल गैसेस। मतलब नोबल गैसेस की तरह ये बिहेव करता है। और इसी तरह जो क्लोरीन होती है, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्लोराइड आयन बन जाता है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 हो जाते हैं फिर, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारी बात जो है ये स्टेबिलिटी की है, और स्टेबिलिटी की वजह से ही आयनिक बॉन्ड आपके पास बनता है। अब हम बात करते हैं एनर्जीज इन्वॉल्व्ड इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कौन कौन सी एनर्जी इज इन्वॉल्व होती हैं, तो वो हम देखते हैं। तो इसमें मेनली 3 तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होती है: आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और थर्ड जो होती है लेटेस्ट एनर्जी। और ये फर्स्ट वन इज एंडोथर्मिक और बाकी जो दो हैं ये एक्सो हैं। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो कॉमन है, इनका आपको पता है। तो मेनली पीछे हमारे पास जो बचती है वो है लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, इसकी दो डेफिनेशन आपको बताऊंगा। अमाउंट, इसको गौर करना है, समझना है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस कैटाइन एंड गैसियस एनाइन। यानी 1 मोल कंपाउंड बनाना है आपने गैसियस कैटाइन से और गैसियस एनाइन से। मिसाल के तौर पर आप ले लो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, लेकिन लेना दोनों गैस फॉर्म में है। तो इस गैस फॉर्म के नतीजे में ये कंबाइन होंगे। अब कंबाइन होने से क्या होता है? देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब अट्रैक्शन होती है तब एनर्जी रिलीज होगी। याद रखें, जब जब अट्रैक्शन होगी तब तब एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो अट्रैक्शन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि रिपल्शन के नतीजे में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। अब देखें, ये बन गया सॉलिड, तो इस नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि 1 मोल सॉलिड कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको लेटेस्ट एनर्जी। यानी इसका उल्ट कर देना है आपने। पहले कंपाउंड आपने बनाया, बाद में आप कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, तो इसको भी आप लेटेस्ट एनर्जी बोल देते हैं। अब एक बात बता दूं, आयनिक करेक्टर के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि इसमें किसका ज्यादा आयनिक करेक्टर है। तो वह स्टूडेंट जो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं
आयनिक करेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के। मतलब कहने का क्या है कि दो एटम के दरमियान जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो कंपाउंड उतना ही आयनिक होगा। फॉर एग्जांपल लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड। अब आप लोग बताएं, और सीजियम फ्लोराइड, इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा है जी? एनीवन? विच वन इज मोर हम्म, आयनिक? हाँ जी, हम्म, आपकी आवाज सीजियम फ्लोराइड सर। हाँ जी, सीजियम फ्लोराइड होगा क्योंकि इसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी हाईएस्ट होती है, तो इनके दरमियान बेस्ट आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है जी। इसके बाद आपको एक बात बता दूं कि लेटेस्ट एनर्जी जो होती है इसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट मेजर डायरेक्टली। इसकी रीजंस बहुत हैं, लाइक आपको नहीं पता एक एटम की कितनी एनर्जी है, एक आयन की कितनी एनर्जी है, तो आप इनको डायरेक्टली मेजर कैसे करोगे? आपको तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का आइडिया नहीं है। तो फिर इसको इनडायरेक्टली एक मेथड होता है जिससे हम मेजर करते हैं, जिसको बोर्न हाइबर साइकिल कहते हैं। मुझे आज भी याद आ जाता है अपना एफएससी का जो दौर था। मुझे यकीन जाने इस चीज के ऊपर जितना रट्टा लगाना पड़ा, इसको बोर्न हाइबर साइकिल को, और एक एमओटी डायग्राम होती थी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, इनको जितना मैंने रट्टा लगाया है शायद ही किसी ने लगाया हो। तब कॉन्सेप्ट क्योंकि हमने लेने ही नहीं थे, तो ये दौर भी मुझे याद आता है कि बोर्न हाइपर साइकिल इतना तंग किया था इसने। लेकिन अब पता चलता है ये तो बहुत ही कोई आसान सी चीज थी जिसके पीछे हम भाग रहे थे। खैर, हाँ, हम बात करते हैं कि बोर्न हाइपर साइकिल क्या होता है। बेसिकली ये लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, बस ये याद रखना है। और इसमें हम यूज करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन को। हीट ऑफ फॉर्मेशन की मदद से हम लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करवाते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले समझ ले हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। देखिए, लेटेस्ट एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन में डिफरेंस है। हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आर एब्जॉर्ब्ड। यूजली हम रिलीज की बात कर लेते हैं, चले। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल वन मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन प्योर एंड स्टेबल स्टेट। प्योर एंड स्टेबल स्टेट। सर, यहाँ पे आप क्या बात कहना चाह रहे हैं मैं आपको बता दूं। आपने लेटेस्ट एनर्जी में देखा था कि आयनिक फॉर्म में होना चाहिए और गैसियस आयन होने चाहिए। आप बता दें मुझे आप लोग कि सोडियम की प्योर स्टेट कौन सी होती है जी? एनीवन? प्योर स्टेट ऑफ सोडियम जीरो जीरो क्या? जीरो जीरो जीरो। आपकी बेटा आवाज ही नहीं क्लियर। सॉलिड होती, गैस होती, या लिक्विड होती है, इन तीनों में से? सॉलिड सर। हाँ जी, तो इतना आप लोग परेशान हो गए हैं, मुझे लगा किसी और दुनिया में चले गए हैं। आसान सी बात थी, स्टेट का आपको पता होना चाहिए, स्टेट ऑफ मैटर का। तो सॉलिड होती है, लेकिन हमने लेटेस्ट एनर्जी में क्या लिया था उसको? गैसियस फॉर्म में लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या वो बात कर रहा है कि सॉलिड स्टेट होनी चाहिए, प्योर स्टेट होनी चाहिए, स्टेबल स्टेट होनी चाहिए। स्टेबल तो उसी को कहते हैं ना, आजाद जो रहे। मिसाल के तौर पर सोडियम की स्टेट लेंगे हम, सॉलिड। इसको मैं इधर लिखता हूँ, सोडियम की स्टेट हम ले रहे हैं सॉलिड।
जबकि क्लोरीन की स्टेट क्या लेंगे सर, क्लोरीन लेंगे गैसीय स्टेट में, तो ये बना देगी NaCl को, ये दोनों मिलेंगे तो NaCl बन जाएगा, और NaCl इटसेल्फ सॉलिड होता है। अब ये जो एनर्जी है ये लेटेस्ट एनर्जी नहीं है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। अब आपने ना थर्मोडायनेमिक्स में वैसे पढ़ाऊंगा हेसिस लॉ को, अगर वक्त ने मौका दिया तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो हेसिस लॉ क्या कहता है कि अगर मैं आपको जल्दी से बता दूं, आपने बनाना है सी, तो आप ए से बी चले जाओ और बी से सी चले जाओ, ए से बी चले जाओ, बी से सी चले जाओ, ये केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, फिजिकल की हम बात नहीं कर रहे। तो लाइक इसमें एनर्जी यूज होती थी 20, और अगर आप ए से सी चले जाओ तो फिर भी एनर्जी 20 ही यूज होगी। ये हेसिस लॉ कहता है कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप पर हो जाए या एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा हो, तो जो एनर्जी चेंज होता है वो सेम होता है। हेसिस लॉ ये कहता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि, अब मैं आपको बोर्न हाइपर इतना आसान करके समझाऊंगा, मुझे मुश्किल आ रही थी, मे भी आप लोगों को भी आती हो, बहरहाल इसको समझ लें, काम आएगा। कि आपने लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, लेटेस्ट एनर्जी के लिए आपको ये चाहिए, मैं आपको बता दूं, आपको ये चाहिए, फिर आपको समझ आ गई है सर। Na गैसियस फॉर्म में चाहिए और क्लोरीन क्लोराइड की फॉर्म और गैसियस फॉर्म में चाहिए, ये आपको चाहिए। अब आपने ये बनाना है, कैसे कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं सर। देखें, आपने सोडियम को पहले अगर कन्वर्ट कर दें गैस में, तो कोई बता सकता है यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज हुई है जी, एनीवन? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया है, बताएं जरा कौन सी एनर्जी लगी है? एंडो होती है ये वैसे, पॉजिटिव। अल्लाह के वलियो, आप लोगों ने पढ़ी नहीं सब्लिमेशन एनर्जी को? सब्लिमेशन एनर्जी हीट ऑफ वेपोरेशन बता रहे हैं। सब्लिमेशन एनर्जी होती मेरे भाई, क्या हो गया, हीट ऑफ वेपोरेशन का आपको नहीं पता क्या होती है? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना होता है। सब्लिमेशन एनर्जी जो सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दे। क्या हो गया केमिस्ट्री को? इसके बाद देखें, Na को आपने लेकर आना है, Na पॉजिटिव में, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज हुई है जी, बताएं? कैटाइन बनाने के लिए, हाँ जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे यूज हुई है, और ये भी एंडोथर्मिक होती है, ठीक हो गया। ये काम हो गया आपका, Na पॉजिटिव बन गया, जो आप चाहते थे सर आपने बना दिया है। लें जी, अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं। देखें, क्लोरीन जो है बेसिकली है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ऐसे है, ऐसे। अब क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसको बांड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। बांड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव होती है, और ये क्लोरीन का एटम बना देगी गैस फॉर्म में, चूंकि हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करें तो वो होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सर, तो क्लोराइड आयन बन गया है। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे सर, ये भी NaCl बना देंगे, और इस नतीजे में जो एनर्जी होगी रिलीज, वो लेटेस्ट एनर्जी होगी सर, ठीक हो गया। अब आपको मैंने बता दिया है, सिजला कहता है एक रिएक्शन अगर मल्टी स्टेप में हो रहा हो और ये सिंगल स्टेप में एक रिएक्शन हो रहा, तो दोनों की एनर्जी बराबर होगी। सर क्या मतलब? मतलब कहने का ये है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर होगी, ये जो सारी एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, लाइक
सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को दो से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सर ये आपके पास दो एटम्स हैं, तो दोनों की एनर्जी आप ने बताई है, लेकिन आप दो से डिवाइड करोगे तो एक एटम की एनर्जी निकल कर आएगी। फिर माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, फिर माइनस करेंगे लेटेस्ट एनर्जी को। ठीक है, अब यहां से लेटेस्ट एनर्जी साइड पे कर लें, इधर ले आए और हीट ऑफ फॉर्मेशन को इस साइड पे ले आए, तो आपके पास लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। अगर किसी को समझ नहीं आई बोर्न हाइबर साइकिल की तो पूछ सकता है, बस यही काम था, यही काम था, एसिस लॉ अप्लाई करना था और आपके पास ये निकल के आ जाना था। ठीक हो गया। तो आगे हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो दो फैक्टर हैं, एक तो चार्ज और दूसरा साइज। देखिए लेटेस्ट एनर्जी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती चार्ज के, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक हो गया। इसकी रीजन यही होती है कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजीली लूज हो जाता है, तो लेटेस्ट एनर्जी इतनी अच्छी नहीं रहती, बाड अच्छा नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग बाड नहीं बन पाता। डिस्टेंस बढ़ने से जो फोर्स होती है बेसिकली एटम्स के दरमियान वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स भी एक उसकी कम हो जाती है। इसके बाद हम एक दो एग्जांपल अगर आपको बताएं तो उसमें लाइक ये आ जाता है NaF, AlF3 एंड MgF2। इनमें से अगर आपसे पूछा जाए लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो इसमें सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी है वो AlF3 की, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ही ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी उसकी। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की। लेटेस्ट एनर्जी याद रखें स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेटेस्ट एनर्जी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितने ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी उतना ही बॉन्ड स्टेबल होगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? एक होती है कोवेलेंसी, कोवेलेंसी होती है कोवलेंट बॉन्ड्स में, इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है आयनिक बॉन्ड में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, यानी इसमें लूज होंगे इलेक्ट्रॉन या गेन होंगे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बांड। आयनिक बांड की फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं वो आपके पास इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। ठीक है जी। यहाँ पे शेयरिंग नहीं होती, याद रखें। ग्रुप वन की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो आपके पास 1 होती है, ग्रुप टू की जो होती है वो 2 होती है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते। ग्रुप थ्री की जो होती है वो 3 होती है। ग्रुप फोर की कितनी होगी? ग्रुप फोर की नो इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि ये शेयरिंग करते हैं, ये बाड इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, ना ही गेन करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं। 5 की 3 होती है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 की 2 होती है और 7 की 1 होती है। और ग्रुप 8 की 0 होती है क्योंकि वो बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लेता। ठीक है, और इसी तरह ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो मोर देन 1 इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करवाते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करें आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड जो इनकी फिजिकल स्टेट ये सॉलिड होते हैं मेनली, ज्यादातर जो कंपाउंड है सॉलिड होते हैं। फिर 3 डायमेंशनल इनका स्ट्रक्चर होता है। फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो वेरी हाई, क्योंकि जॉइंट स्ट्रक्चर होता है और आयनिक बॉन्ड वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो फोर्सेस होती है एटम्स के दरमियान वो अच्छी होती हैं। इसके बाद कंडक्टिविटी की बात करें तो दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर इसलिए होते हैं
कि क्योंकि ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते सॉलिड फॉर्म में, आप नमक में करंट पास करवाएं नहीं होगा, लेकिन जब आप इनको वाटर में डालते हो तो ये इनके जो आयंस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो इजीली मूव करना शुरू कर देते हैं। तो डेट्स वाई ये जो होते हैं या तो मोल्टन फॉर्म में आयन पिघल जाते हैं, या सोल्यूशन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। और सोलबिलिटी की बात करें तो लाइक डिजोल्व लाइक का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं मोर सोलबल इन वाटर एज कंपेयर टू अदर कोवलेंट सॉल्वेंट्स, तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा स्टेबल होते हैं, सोलबल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आइसोमरिज्म की, तो ये आइसोमर नहीं शो करवाते क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल क्या होता है आगे आपको कोवलेंट बॉन्डिंग में समझ आ जाएगी। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो इनका रिएक्शन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻8 में। और परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर भी हम इनमें से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होगा वो कल हम देखेंगे, कल इंशाल्लाह हम उसको देख लेंगे। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, अब माइक ऑन करके पूछें जो भी सवाल है।